नमस्कार सभी स्टूडेंट को नमस्कार। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा साइंस में परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोग परिसंचरण तंत्र की कितनी बातें कर चुके हैं। तो इससे पहले हम परिसंचरण तंत्र की 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक बातें पढ़ाई। वो बेसिक बातें क्या थी वो मैंने आपको पढ़ाया कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है, कैसे कार्य करता है। साथ ही साथ में परिसंचरण तंत्र में मैंने आपको पढ़ाया हृदय के बारे में। जो हार्ट है हमारा, उसकी क्या संरचना है, कैसे वो कार्य करता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। और हमने जो रक्त नलिकाएं होती हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं कब, पिछली 2 क्लासेस में। तो जो स्टूडेंट आज जुड़े हुए तो इससे पहले की 2 क्लासेस मेरी आप देख सकते हैं, बीके सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल और बीके सिंह क्लासेस ऐप पर भी। तो आप लोग इससे पहले की 2 क्लासेस देख सकते हैं। और अब हमारी ये आज तीसरी क्लास है, जिसमें आज हमें परिसंचरण तंत्र को कंप्लीट करना है। और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 3-4 पार्ट हमें पढ़ना है और 3-4 बातें जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण आपसे पूछी जाएंगी। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, परिसंचरण तंत्र जिसे हम कहते हैं। और परिसंचरण तंत्र में हम लोगों ने हृदय के बारे में पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ते हैं कि हमारे हृदय की जो जांच होती है वो किस तरीके से होती है। तो अब हम समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में जो नई बात है वो क्या। देखें, हमारे हृदय की जो जांच होती है उसको ईसीजी कहा जाता है। हमारे हृदय की जांच किस मशीन के माध्यम से होती है, तो हम कहेंगे ईसीजी के माध्यम से। और ईसीजी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब सर यहां समझना, शुरू से ही यहां कंफ्यूजन शुरू होता है। प्रश्न आता है कि मनुष्य के हृदय के परीक्षण के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब वो आपको ऑप्शन में 2 बातें देगा। एक तो वो देगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक वो ऑप्शन देगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आप बताएं इनमें से क्या टिक लगाएंगे हम। उस मशीन का नाम बताइए जिसके माध्यम से हमारे हृदय का परीक्षण होता है। तो आप क्या टिक लगाएंगे इसमें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। अब इसमें कई लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है कि ग्राम है कि ग्राफ है। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है कि जब ईसीजी की जाती है, यानी जो मशीन होती है उसको मशीन को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन होती है जिसके माध्यम से हमारे हृदय का क्या होता है, परीक्षण होता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, उस मशीन से प्राप्त हुआ रिजल्ट। जैसे जब हम लोग मशीन कराते हैं तो उससे जो जांच हमें मिलती है, जो रिपोर्ट हमें मिलती है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, उस रिजल्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये मैं नहीं कहता, ये आपसे एनसीईआरटी की बुक कहती है। एनसीईआरटी बुक में ये कंसेप्ट दिया है, जबकि कई बुकों में इसको थोड़ा सा अलग करके लिखा हुआ है, तो इससे क्लियरिटी नहीं होती। तो आप क्लियर समझिए कि हमारे हृदय का जो परीक्षण होता है वो जिस मशीन से होता है उस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है, और जो रिजल्ट वो हमें देगी उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। क्लियर समझ पाए बात को। अब आप ये समझिए ये मशीन कैसे कार्य करती है और इसमें कैसे रिजल्ट आएगा। तो आप देखिए, छोटा सा डायग्राम है, सभी लोग बनाएंगे और फिर हम इसमें समझेंगे कैसे प्रश्न आता है। बिल्कुल छोटा सा डायग्राम है।
सभी लोग डायग्राम बना लेंगे। अब आप देखिए ईसीजी जो हमारी होती है, उस ईसीजी के अंतर्गत आप देखेंगे हमें इस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ये रिजल्ट हमें ईसीजी के माध्यम से प्राप्त होते हैं और ईसीजी में इस प्रकार के रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब अगर हम बात करें ईसीजी में ये जो रिजल्ट हैं, ईसीजी में ये जो रिजल्ट हैं, उन रिजल्ट्स में कैसे कार्य पूछा जाएगा आपसे, तो ईसीजी में हमें इस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। और ये रिजल्ट कैसे होते हैं, इसमें पी तरंग होती है, एक क्यू होता है, आर, एस और टी। यानी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसमें देखा होगा कि जो तरंग हमें मिलती है वो 3 तरीके की तरंग इसमें मिलती है। और ईसीजी जब हमें रिजल्ट देती है तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिखता है हमें। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसमें समझते चलिए क्या प्रश्न आएगा। इसमें 3 तरीके की तरंग मिली। एक मिली पी तरंग, तो पी तरंग के ऊपर आपसे वो प्रश्न पूछेगा। एक मिली आपको क्यू आर एस तरंग, और एक आपको मिली है तरंग कौन सी, टी तरंग। यहां लिख लेते। 3 प्रकार की तरंग आप देख पा रहे हैं, पी, क्यू आर एस और टी तरंग। अब आप देखिए इसमें आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा कि जब रिजल्ट आता है, देखो ईसीजी मशीन कैसे कार्य करती है। ईसीजी मशीन कार्य करती है हमारे हृदय की जब धड़कन होती है और धड़कन से जो वाइब्रेशन पैदा होता है, जो कंपन पैदा होता है, उस कंपन को ईसीजी मशीन पकड़ती है और उसके माध्यम से वो हमें रिजल्ट देती है। जैसे हमने बेसिक सा डायग्राम बनाया था, यहां देख लें छोटा सा डायग्राम, बेसिक सा। मैंने आपको ऐसे हृदय का जो डायग्राम बताया उसमें हमने देखा था, हमने ये बातें देखी इस छोटे से डायग्राम में। हमने देखा कि हृदय में 4 चैम्बर थे। कितने चैम्बर थे हमारे हृदय में? 4। 1 2 3 4। और हमने देखा जो छोटे चैम्बर थे उनको आलिंद कहा हमने, छोटे प्रकोष्ठों को आलिंद कहा। वो छोटे जो प्रकोष्ठ थे उनको आलिंद कहते थे, और जो प्रकोष्ठ बड़े थे उन बड़े प्रकोष्ठों को हमने क्या कहा? निलय। तो 4 चैम्बर हमने इसमें पढ़े। यानी निलय वाला भाग बड़ा होता है और आलिंद वाला भाग क्या होता है? छोटा होता है। अब देखिए जब हमारा हृदय धड़कता है तो हम जानते हैं हमारा आलिंद वाला भाग ऐसे पिचकेगा, पिचकने को कहते हैं सिस्टोल होना। और ऐसी निलय वाला भाग भी क्या होगा? पिचकेगा, संकुचित होगा, उसको कहते हैं सिस्टोल होना। तो धड़कन में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है हृदय का सिस्टोल होना यानी उसका पिचकना, और एक होता है हृदय का खुलना, और खुलना यानी डायस्टोल होना। तो जब आप देखेंगे हमारे 2 आलिंद जब सिस्टोल होंगे, पिचकेंगे, तो पिचकने पर आप जानते हैं यहां जो आलिंद में ब्लड होता है वो कहां पहुंचता है? पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, आलिंद वाला ब्लड पहुंचता है निलय में। तो जब आलिंद हमारे पिचकेंगे तो पिचकने पर यहां से जो ब्लड निकलेगा वो निलय वाले भाग में पहुंचेगा, प्रेशर के साथ निलय वाले भाग में पहुंचेगा। इससे क्या पैदा होगा? इससे कंपन पैदा होगा, और कंपन पैदा होगा तो वह कंपन आपको ईसीजी मशीन में दिखाई देगा। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी तरंग दोनों आलिंद के सिस्टोल होने से बनी है? तो हम कहेंगे वो पी तरंग। तो आपसे पूछा जाएगा ईसीजी में पी तरंग क्या है? तो हम कहेंगे ये जो तरंग है दोनों आलिंद के सिस्टोल होने से, सिस्टोल यानी संकुचित होने से जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी या हम कह सकते हैं उस कंपन से जो तरंग बनती है उसे कहते हैं पी तरंग। तो पी तरंग बनने का कारण क्या बताया गया है? दोनों आलिंद का सिस्टोल होना। समझ पाए? अगली बात, अब बताइए जब
आलिंद वाले भाग छोटे छोटे थे, जब ये सिस्टोल हुए तो छोटी सी एक तरंग बनी, लेकिन निलय वाले भाग काफी बड़े होते हैं, और निलय वाले भाग जब सिस्टोल होंगे और जब इनमें संकुचन होगा, संकुचन के कारण आप देखेंगे इनसे जो ब्लड होगा वो हृदय से बाहर जाएगा, प्रेशर के साथ बाहर जाएगा। तो ये निलय वाला भाग जब संकुचित होगा, बड़े भाग हैं जब ये संकुचित होंगे तो इनसे वाइब्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा पैदा होगा। तो इनसे जो वाइब्रेशन पैदा होगा वो आप देखेंगे वो किस तरंग में हमें दिखेगा, QRS तरंग में। और निलय बड़ा भाग है, इसलिए आप देख रहे हैं ये लूप भी कितना बड़ा बन रहा है, सबसे बड़ा। तो आपसे पूछा जाएगा कि QRS तरंग किसके कारण बनती है, तो आप बताना QRS तरंग बनती है दोनों निलय के, हमारे हृदय में पाए जाने वाले दोनों निलय के सिस्टोल होने से। दोनों निलय जब हमारे सिस्टोल होंगे तो उनके सिस्टोल होने से कौन सी तरंग बनेगी, QRS। समझ पाए? दोनों आलिंद सिस्टोल हुए तो P तरंग, दोनों निलय सिस्टोल हुए तो QRS तरंग। अब कहेंगे आप ये T तरंग कैसे बनी, तो T तरंग बनने के शर्त समझिए। अब हमारा जब आलिंद और निलय सिस्टोल हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, तो अब ये खुलेंगे भी, और जब ये खुलेंगे तो खुलने से भी क्या होगा, वाइब्रेशन पैदा होगा। सीधी बात है कि अगर कोई चीज पिचक गई है और जब ये खुलेगी तो खुलने पर हल्का सा वाइब्रेशन, हल्का सा कंपन पैदा होगा, और उस कंपन के कारण आप देखेंगे हमारी ECG पर कोई ना कोई तरंग जनरेट होगी। लेकिन आप कहोगे कि आलिंद वाला भाग अलग फैलेगा, डायस्टोल होगा, और निलय वाला भाग अलग फैलेगा, डायस्टोल होगा, तो इसके लिए तो दो तरंग होना चाहिए। यहां तो तरंग कितनी रह गई, केवल एक। तो उसका कारण ये है सर, आलिंद वाला भाग इतना छोटा होता है कि आलिंद वाला भाग जब सिकुड़ता है तो तरंग पैदा करता है P, लेकिन जब ये खुलता है तो इनके खुलने पर इतना ज्यादा वाइब्रेशन, कंपन पैदा नहीं होता कि वो ECG मशीन के अंतर्गत आ पाए, ECG उसको डिटेक्ट कर पाए, ECG में वो उसको रिजल्ट के रूप में दे पाए। यानी आलिंद इतने छोटे होते हैं कि उनसे कोई कंपन पैदा नहीं होता जब वो खुलते हैं। बंद होने पर क्यों होता था, क्योंकि बंद होने पर जब वो बंद होते हैं तो ब्लड प्रेशर के साथ निलय वाले भाग में टकराता था, उससे कंपन पैदा होता था। तो आप समझिए आलिंद जब खुलेंगे तो कोई कंपन पैदा नहीं होता। समझ पाए? लेकिन निलय जब पिचके तो बहुत बड़ा कंपन पैदा हुआ था, QRS, और निलय जब खुलेंगे तो भी थोड़ा सा कंपन जरूर पैदा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा T तरंग बनने का कारण बताइए, तो आप बता पाएंगे T तरंग बनने का कारण क्या है, हमारे दोनों निलय के डायस्टोल होने पर, डायस्टोल यानी खुलने पर, दोनों निलय जब डायस्टोल होंगे, खुलेंगे, तो उनसे जो तरंग पैदा होगी उस तरंग को हम क्या कहेंगे, T तरंग। समझ पाए बातों को? अब कितने प्रश्न इस पर पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है। पहला प्रश्न पूछेगा कि हृदय का जो परीक्षण किया जाता है वो किस मशीन के माध्यम से किया जाता है। आप कहोगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है उससे आपके हृदय का परीक्षण होता है। हमारे हृदय के परीक्षण के उपरांत जो रिजल्ट मिलता है हमें, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। रिजल्ट को क्या कहेंगे, ग्राम। समझ पाए? उसके बाद वो पूछेगा P तरंग क्या होती है, तो हम कहेंगे दोनों आलिंद के सिस्टोल होने से बनती है। QRS किसके कारण बनती है, दोनों निलयों के सिस्टोल होने पर। और T तरंग किसके कारण बनती है, दोनों निलयों के डायस्टोल होने से। आलिंद के डायस्टोल होने से कोई तरंग ECG में नहीं आती। तो समझ पाए? तो सभी लोग ध्यान से समझते चलिए, बिल्कुल बात समझ में आई होगी। ECG पर इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, हर एक बात हमें करना है। तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ECG हमसे पूछेगा। क्लियर हुई बात हमारे लिए? आगे बढ़ें, आज्ञा हो आप लोगों की तो आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगली जो बात है हमारी वो है
हृदय ध्वनि, हार्ट साउंड। अब आप देखते हैं कि हमारा जो हृदय है इसमें से साउंड निकलता है, और हम लोग सामान्य परिस्थिति में देखते होंगे कि हम इस साउंड को धक 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 ऐसे सुनते हैं या समझते हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं होता। जो डॉक्टर होते हैं, जो हृदय से संबंधित जो कार्डियक विभाग के जो डॉक्टर होते हैं, वो जो डॉक्टर है वो हृदय के साउंड को सुनकर ही बता देते हैं कि हमारा हृदय सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कोई समस्या है कि नहीं है। यानी हार्ट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके माध्यम से भी डॉक्टर आपका परीक्षण कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे हृदय में कैसे साउंड निकलते हैं, अच्छे प्रश्न आएंगे और क्या इनके माध्यम से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हृदय में दो प्रकार के साउंड निकलेंगे। एक तो वह साउंड निकलेंगे जब सामान्य परिस्थिति होगी, जब हमारा हृदय सामान्य होगा, यानी उसमें कोई खराबी, कोई समस्या नहीं होगी। तो सामान्य परिस्थिति में निकलने वाले हृदय के साउंड हम पढ़ेंगे। और दूसरा हमें इसमें पढ़ना है असामान्य परिस्थिति। असामान्य परिस्थिति, असामान्य परिस्थिति में क्या होगा? इस परिस्थिति में यह होगा कि जब हमारे हृदय में कोई समस्या आ चुकी होगी तो उस समस्या के कारण जो साउंड पैदा होगा उसे असामान्य परिस्थिति में निकला हुआ साउंड हम लोग कहेंगे। अब आप देखिए, सामान्य परिस्थिति में हमारे हृदय से, जब हमारा हृदय सही तरीके से कार्य करता है तो मुख्यतः 3-4 साउंड निकलते हैं। लेकिन हमसे जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे, जो प्रश्न पूछ सकता है वो। इसमें सामान्य परिस्थिति में हमें 2 महत्वपूर्ण साउंड याद करना है। एक साउंड है लब लब, लब लब साउंड कहते हैं, और एक साउंड है डब डब। सामान्य परिस्थिति में हमारे हृदय से 2 प्रकार के साउंड आप देख पा रहे होंगे, और ये 2 प्रकार के साउंड, एक तो साउंड है लब लब साउंड और एक है आपका डब डब साउंड। और यही साउंड आपस में मिलकर धक धक बन जाता है, जो हम सामान्य भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग करते हैं। तो आप देखते चलिए, लब लब साउंड और डब डब साउंड बनने का कारण क्या है। तो हमारे हृदय में हमने देखा था, हमारे हृदय में 3 प्रकार के वाल्व हमने पढ़े सर। और वो 3 प्रकार के वाल्व कैसे थे? एक था त्रिवलनीय कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व, एक था डाइकस्पिड वाल्व, और 2 कौन से थे आपके? सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। पिछली क्लासेस देखिए, जो लोग आज जुड़े हैं वो पिछली 2 क्लास देखिए, बातें क्लियर हो जाएंगी बहुत डिटेल में। और हमने बहुत आराम से उन बातों को किया कि ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, डाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं और सेमी लूनार वाल्व क्या होते हैं, इन पर हमने चर्चा की थी। अब देखिए, जो साउंड निकलता है इन्हीं वाल्व के कारण निकलता है। और कैसे निकलता है वो साउंड? देखिए, जब हमारे ये वाल्व होते हैं, प्रेशर पड़ता है, इसे खुलते हैं और खुलने पर ब्लड चला जाता है। लेकिन प्रेशर जैसे ही कम होता है तो स्पीड के साथ बंद होते हैं, और जैसे ही स्पीड के साथ बंद होते हैं तो उससे क्या जनरेट करते हैं? वो साउंड जनरेट करते हैं। यानी हमारे हृदय में जो साउंड आता है वो सामान्यतः किसके कारण आता है? वाल्वों के खुलने और बंद होने से ही साउंड पैदा होता है। तो वाल्व जब खुलेंगे और बंद होंगे उन्हीं से ये साउंड पैदा होता है, बाकी किसी से नहीं पैदा होता। तो आपसे पूछा जाएगा कि सामान्य परिस्थिति में लब लब साउंड किसके कारण बना, डब डब साउंड किसके कारण बना? तो आप बता पाएंगे। देखिए, लब लब साउंड बनता है हमारा ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड वाल्व जब हमारे खुलते और बंद होते हैं तो उनके खुलने और बंद होने से जो साउंड बनता है उसको हम कहते हैं लब लब साउंड। और लब लब साउंड किसके कारण बनता है? तो आप सीधा टिक लगा के आना, त्रिवलनीय कपाट और द्विवलनीय कपाट के खुलने और बंद होने से जो साउंड बनता है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड वाल्व। समझ पाए?
तो ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड वाल्व के खुलने बंद होने से कौन सा साउंड निकलेगा? लब लब साउंड। डब डब के बारे में पूछा जाता है, ये साउंड किसके कारण निकलता है? तो इस साउंड निकलने का कारण है सेमी लूनार वाल्व। तो सेमी लूनार वाल्व के खुलने और बंद होने से जो साउंड निकलता है वो होता है डब डब साउंड। तो सेमी लूनार वाल्व जब आपका फंक्शन करेगा, जब वह कार्य करेगा, तो उससे कौन सा साउंड निकलेगा? आपका डब डब साउंड। समझ पाए बातों को? अब बात समझते हैं, ये सामान्य साउंड हो गए। जब हमारा हृदय बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा होगा, तो जब डॉक्टर इन साउंड को सुनेगा तो वो बता देगा कि हमारे हृदय में कोई समस्या नहीं है, लब लब डब डब साउंड आसानी से उन्हें सुनाई दे रहे हैं, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं है, तो बहुत अच्छा साउंड आ रहा है, यानी आपका हृदय सही तरीके से कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हमारे हृदय में कोई समस्या आती है, और समस्या सीधी बात है, साउंड से अगर हम वो समस्या निकाल रहे हैं तो सीधी बात है वो वाल्व में ही समस्या आएगी। क्योंकि अगर वाल्व सही तरीके से खुल रहे होंगे, बंद हो रहे होंगे, तो साउंड क्लियर निकलेगा। और वाल्व के खुलने बंद होने में अगर कोई समस्या होगी तो आप जानते हैं वो हमें समस्या पैदा करेगा, वहां साउंड क्लियर नहीं आएगा। तो एक प्रश्न आता है कि असामान्य परिस्थिति में जब हमारा हृदय सही तरीके से कार्य नहीं करता, तो असामान्य परिस्थिति में इसमें से कौन सा साउंड निकलता है? तो आप बताओगे असामान्य परिस्थिति में इसमें से जो साउंड निकलता है उसे कहते हैं मरमर साउंड। पूछा जाता है मरमर साउंड बनने का कारण बताइए। जब ये साउंड मरमर, हल्का सा व्यवधान आता है साउंड में, तो पूछा जाएगा मरमर साउंड निकलने का कारण क्या है? तो हम बताएंगे मरमर साउंड तब निकलता है जब व्यक्ति के ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड, त्रिवलनीय कपाट और द्विवलनीय कपाट में खुलने और बंद होने में क्या हो? समस्या हो। जब ट्राइकस्पिड वाल्व और डाइकस्पिड वाल्व सही तरीके से ना खुले, सही तरीके से बंद ना हो, तो उस समय ये साउंड पैदा होता है जिसे मरमर साउंड कहते हैं। एक सामान्य परिस्थिति आप समझिए, जब ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे खुलेगा, खुला और ब्लड उससे निकल गया, जब प्रेशर कम हुआ तो वो बंद हुआ। अब ट्राइकस्पिड वाल्व या डाइकस्पिड वाल्व क्या होता है? जब प्रेशर कम होता है तो सही तरीके से बंद नहीं होता। कई लोगों के जब वाल्व खराब हो जाते हैं और प्रेशर कम होता है, तो जब ये वाल्व सही तरीके से बंद नहीं होते, तो जब ये वाल्व बंद नहीं होंगे, इनमें हल्का सा गैप रहेगा, तो यहां से क्या होगा? हल्का हल्का ब्लड हमेशा चलता रहेगा। और जब हल्का हल्का ब्लड हमेशा निकलता रहेगा, तो वो ब्लड जब नीचे गिरेगा तो हल्का सा साउंड कौन सा प्रोड्यूस करेगा? वो मरमर साउंड। तो आप समझिए कि जब हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व और डाइकस्पिड वाल्व सही तरीके से बंद ना हो, तो उनमें से हमेशा ब्लड का क्या होता है? हमेशा ब्लड का प्रवाह चलता रहता है। उसके कारण जो साउंड पैदा होता है उसे हम कहते हैं मरमर साउंड। तो मरमर साउंड समझ में आया? ये असामान्य परिस्थिति में निकलने वाला साउंड है। तो भैया आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? सामान्य परिस्थिति में लब लब क्यों बना, डब डब क्यों बना और मरमर क्यों बना? तो हार्ट साउंड के ऊपर इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकता। समझ पाए बातों को? आगे बढ़े तो हमने दो बातें समझ ली, ईसीजी क्या होता है और हार्ट साउंड क्या होते हैं। आगे बढ़े, सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट करें और रेगुलर रहे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, रेगुलर रहें आप लोग। आगे बढ़े, देखिए जल्द ही पीएससी 2020 मेंस के लिए भी मैं ऑनलाइन बैच ला सकता हूं, और 2020 में जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए 2020 मेंस के लिए भी ये बैच आ सकते हैं मेरे। तो जल्दी इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा। वो केवल मेंस वालों के लिए, जो 2020 में मेंस देने वाले हैं उनके लिए, जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं। तो 2020 में जो नए प्रावधान आए, नया जो सिलेबस चेंज हुआ है, उस मेंस के लिए हम लोग बात करेंगे। अब आप देखिए, नेक्स्ट बात आती है हमारी, वो है तीसरी बात जो हमें आज करना है, वो है हमारे हृदय की धड़कन के नियम। धड़कन के नियम
अब आप कहेंगे ये धड़कन के नियम हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे एस एन ए बी एन, वो कैसे धड़कता है ये समझ लिए थे। आज हमें सर कुछ ऐसे अच्छे जबरदस्त आंकड़े लेना है जो आपसे परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते। तो पहले तो हमें कुछ आंकड़ों पर चर्चा करना है और उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे हृदय की धड़कन को कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते, उन पर हम लोग चर्चा करें। तो पहले एक सामान्य से आंकड़े हम लोग लेते हैं, देखते चलिए आप। पहला आंकड़ा आपसे ये पूछा जाता है कि हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, एक मिनट में कितनी बार उसकी धड़कन होती है। तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि हमारा हृदय 72 बार एक मिनट में धड़कता है। लेकिन सर 72 बार एक मिनट में धड़कता है, ये तो एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन है। कभी किसी छोटे बच्चे की हृदय की धड़कन सुनकर देखना, उसका हृदय बहुत तेजी से धड़कता है, हम लोगों से जस्ट डबल स्पीड से उसका हृदय धड़कता है। और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो क्या होता है, उसकी धड़कन भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती। और जब वो बच्चा वयस्क होता है तो धड़कन कितनी हो जाती है, लगभग 72 बार प्रति मिनट। तो आप समझिए एक सामान्य आंकड़ा है जो एग्जाम पूछता है हमसे, तो वो पूछा जाएगा कि ये बताओ एक बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के समय उसका हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो आप बताओगे जन्म के समय उसका हृदय लगभग 140 बार प्रति मिनट धड़कता है, पर मिनट। यानी अभी की जो धड़कन है उसका लगभग डबल, वयस्क व्यक्ति की धड़कन से लगभग डबल धड़कता है। तो आप देखेंगे एक मिनट में लगभग 140 बार धड़कता है। जैसे ही बच्चे के बारे में पूछा जाता है कि वो 1 वर्ष का होता है, बच्चा जैसे ही 1 वर्ष का होता है तो उसकी धड़कन कितनी हो जाती है, तो आप कहोगे लगभग 120 बार प्रति मिनट। 1 वर्ष का बच्चा हुआ तो 1 वर्ष के बच्चे की देखो धीरे धीरे धड़कन क्या हो रही है, कब होती जा रही। जैसे ही बच्चा 10 वर्ष का होता है, ये सामान्य आंकड़े हैं, तो 10 वर्ष का जब होता है तो उसके हृदय की धड़कन लगभग कितनी बार हो जाती है, 90 बार। 90 बार एक मिनट में धड़कता है। और जैसे ही बच्चा वयस्क होता है तो व्यक्ति के वयस्क होने पर जो धड़कन होती है वो होती है 72 बार प्रति मिनट। अब आप कहोगे जब ये वर्ष वगैरह ना दिए हो, केवल ये पूछा हो कि मनुष्य के हृदय की धड़कन क्या होती है, तब क्या टिक लगाएंगे। तो आप सीधी बात है, हमसे बायोलॉजी में जब भी कोई आंकड़ा पूछा जाता है और अवस्था के बारे में जब हमें नहीं बताया जाता, उस प्रश्न में क्लियर नहीं किया होता कि किस अवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो आप सीधा क्या टिक लगाते हैं, वयस्क वाला आंकड़ा। अगर पूछा जाता है मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार होती है, तो आप कहोगे 72 बार प्रति मिनट। समझ पाए। लेकिन अगर वो स्पेशल पूछता है कि जन्म के समय कितनी होती है, तो 140 बार। 1 वर्ष का हो जाए तो लगभग 120 बार, 10 वर्ष का हो जाए तो लगभग 90 बार प्रति मिनट धड़कता है। समझ पाए बातों को। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो आंकड़ा आपसे पूछेगा वो बहुत अच्छा आंकड़ा पूछा जाता है, वो पूछता है आपसे स्ट्रोक आयतन क्या होता है। समझ लेना, ये बहुत अच्छे जबरदस्त आंकड़े हैं इसमें। स्ट्रोक आयतन क्या होता है। स्ट्रोक आयतन का मतलब होता है कि जब हमारा हृदय धड़कता है, समझिए, जब हमारा हृदय धड़कता है तो एक धड़कन में कितना रक्त पंप करता है हृदय। एक बार जब हमारा हृदय पिचकेगा, सिस्टोल होगा, तो एक धड़कन में वो कितना रक्त पंप करेगा। तो एक धड़कन में हृदय द्वारा जितना रक्त पंप किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोक आयतन। सीधा टेक्निकल शब्दावली, सीधा ये अच्छी भाषा में वो ये प्रश्न पूछेगा कि ये बताओ स्ट्रोक आयतन क्या होता है, तो आप वहां समझेंगे कि एक धड़कन में हमारे हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त, उसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रोक आयतन। और ये लगभग कितना होता है, तो टिक लगा के आना, 70 ml। एक बार धड़कता है जब हमारा हृदय, तो कितना रक्त पंप करता है, लगभग 70 ml के करीब रक्त पंप करता है। अगली बात पूछा जाएगा कि ये बताइए 1 मिनट में हमारा हृदय कितना रक्त पंप करता है, 1 मिनट में। तो इसमें कोई कष्ट नहीं है, आप जानते हैं 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय हमारा,
72 बार। समझ पाए? और एक धड़कन में कितना रक्त पंप करता है? 70 ml। जब एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप करता है तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वो 72 बार। तो सीधा इंटू हमने किससे कर दिया? 72 से। कितने ml ब्लड आ जाएगा? तो हम कहेंगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना ब्लड आ जाएगा? लगभग 5040 ml। और 5040 को लगभग हम लोग क्या कह देते हैं? 5 लीटर। क्योंकि 5000 ml बराबर कितना होता है? 1 लीटर। तो हमारा हृदय लगभग, क्योंकि मनुष्य की बॉडी है, मशीन नहीं है, लगभग कितना रक्त पंप करती है? तो 5 लीटर के करीब। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? तो हम कहेंगे मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। समझ पाए बात को? देखिए, लिखते भी चलिए, जो लोग पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से, क्योंकि आप जानते हैं ये आंकड़े एक साथ एक बुक में नहीं दिए, बहुत सारी बुकों से हम लोग इकट्ठा करके इन आंकड़ों को पढ़ रहे हैं। तो देखिए अगला जो आंकड़ा है वो क्या है? अगली जो बात पूछेगा आपसे हृदय की धड़कन के संदर्भ में, वो देखिए स्ट्रोक आयतन हमें समझ में आया। अब हमसे पूछता है वो सर्कुलेटरी टाइम पीरियड क्या होता है? परिसंचरण काल क्या होता है? तो आपसे पूछा जाएगा सीधा कि ये बताओ परिसंचरण काल की वैल्यू कितनी होती? अब आप कहोगे ये क्या है परिसंचरण काल? परिसंचरण काल का अर्थ होता है, जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जैसे हमारा जो हृदय था, अब हृदय में हमने देखा था कि कहीं से भी ब्लड की शुरुआत कर लो आप। जैसे हमने यहाँ दाएं आलिंद से शुरू किया, दाएं आलिंद से दाएं निलय में गया, फिर वहां से कहाँ गया? बड़ी बड़ी नलिकाओं से होकर फेफड़े में गया, फेफड़े से बाएं वाले भाग में। यानी एक पूरा साइकिल बनाने में कहीं से भी शुरू हो, जैसे मान लो दाएं आलिंद से हृदय रक्त का सर्कुलेशन चालू हुआ, दोबारा दाएं आलिंद तक आने में उसको कितना टाइम लगा? यानी ब्लड को हमारे हृदय में एक साइकिल पूरा करने में कितना समय लगा, उसको कहते हैं हम परिसंचरण काल, सर्कुलेटरी टाइम पीरियड। तो ये पूछा जाएगा कि ये बताओ मनुष्य के अंदर सर्कुलेटरी टाइम पीरियड कितना होता है? तो मनुष्य के अंदर सर्कुलेटरी जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग होता है 23 सेकेंड। 23 सेकंड में हमारा जो ब्लड होता है एक स्थान से घूम के दोबारा उसी स्थान पर आने में कितना टाइम लेता है? लगभग 23 सेकंड। यहाँ एक विवादित बात है जो आगे हम क्लियर करेंगे। जैसे आप जानते हैं जो कीड़े मकोड़ों का वर्ग होता है, जिसे हम कौन सा वर्ग कहते हैं? आर्थ्रोपोडा वर्ग। और आर्थ्रोपोडा वर्ग में जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग कितना होता है? 5 से 6 मिनट। अब आप देखेंगे कि मनुष्य का शरीर इतना बड़ा और उसमें ब्लड को सर्कुलेट होने में कितना टाइम लग रहा है? 23 सेकंड। और कीड़े मकोड़े जैसे मच्छर, तो मच्छर का ब्लड एक जगह से उसी जगह वापस आने में कितना टाइम लेगा? 5 से 6 मिनट। तो कई लोग जब इसको पढ़ते हैं बिना समझे तो लगता है कि कुछ गलत सा छपा हुआ है, तो गलत नहीं छपा। कई लोगों को लगता है 5-6 सेकंड होगा, नहीं है, मिनट ही है। इसको क्लियर करूंगा अभी आगे कि आर्थ्रोपोडा वर्ग जो कीड़े मकोड़ों का वर्ग होता है उसका सर्कुलेटरी टाइम पीरियड लगभग 5 से 6 मिनट होता है, लेकिन मानव का टाइम पीरियड कितना होता है? लगभग 23 सेकंड। समझ पाए? आगे देखते, अभी क्लियर करूंगा ये वाली बात। अब एक बहुत अच्छी बात हमसे पूछी जाती है कि ये बताइए, बहुत अच्छा आंकड़ा, हृदय चक्र क्या होता है? एक हृदय चक्र की वैल्यू कितनी होती? अब हृदय चक्र क्या होता है? तो देखिए हमारे हृदय की धड़कन 2 प्रोसेस से मिलकर बनी है। एक बार जब हृदय हमारा क्या होगा? पिचकेगा, सिस्टोल होता है, और एक बार क्या होता है? खुलता है, डायस्टोल होता है। तो पिचकने और खुलने से क्या बनती है? एक धड़कन। तो आपसे वो सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है कि हमारा हृदय जब एक बार धड़कता है तो कितना समय लेता है? लेकिन इसमें सामान्य बात नहीं करना, सब जानते हैं 0.8 सेकंड।
लेकिन 0.8 सेकंड में भी वो बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछेगा। वो देखिए, हमारा हृदय की जो धड़कन होती है वो दो भागों से मिलकर बनती है। पहला जो भाग होता है वो होता है सिस्टोल, सिस्टोल यानी जब वो पिचकेगा, और दूसरा भाग क्या होता है, डायस्टोल। डायस्टोल का अर्थ क्या होता है, जब वो खुलेगा। तो सिस्टोल होगा और डायस्टोल होगा, ठीक है। पहले हृदय हमारा पिचकेगा फिर खुलेगा, उससे ही तो बनेगा एक हृदय चक्र। अब हृदय चक्र की टोटल वैल्यू कितनी होती है, एक धड़कन में कितना टाइम लेता है हृदय, तो आप सब जानते हैं 0.8 सेकेंड, यानी 1 सेकंड से भी कम जो भाग होता है उसमें हमारा हृदय क्या होता है, तो आप कहना उसमें हमारा हृदय धड़क जाता है। तो एक धड़कन में लगा समय कितना हुआ भैया बताइए, 0.8 सेकंड, यानी 1 सेकंड से भी कम। लेकिन फिर वो पूछता है आपसे, यहां थोड़ा कष्ट करता है कि सिस्टोल काल कितना है। अब उसने एक धड़कन के भी भाग कर लिए, उसने टोटल तो पूछ लिया कि सिस्टोल और डायस्टोल होने में 0.8 सेकंड लगा, तो ये बताइए सिस्टोल काल कितना है। सिस्टोल काल, तो सिस्टोल काल का मतलब फिर आप ये समझना कि कई लोग दिमाग लगाते हैं कि टोटल टाइम लगा 0.8 सेकंड, तो 0.4 होगा सिस्टोल और 0.4 होगा डायस्टोल, ये समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो फिर प्रश्न बनता ही नहीं। बताइए, कमेंट करके बताइए सिस्टोल काल कितना होता है, कितने समय में हमारा हृदय पिचक जाता है सिस्टोल, और कितने समय में खुल जाता है, बताएं। देखिए, अब देखें, जो लोग कुछ सही भी बता रहे हैं और कुछ गड़बड़ भी बता रहे हैं। देखिए, अब सिस्टोल जो टाइम पीरियड है, अब इतना आसान नहीं है। सिस्टोल मतलब जब हमारा हृदय पिचकता है तो उसको समय लगभग कितना लगता है, कितना समय लगता है लगभग, और हाँ बताएं बताएं, सभी लोग बताएं। बताएं, देख सबके समझ ली बात है। देखो, सिस्टोल यानी जब हमारा हृदय पिचकता है तो पिचकने में समय लगता है 0.3 सेकेंड, बराबर नहीं है। और जब हृदय खुलेगा तो उसमें कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 सेकेंड। यानी हमारे हृदय का जो हृदय चक्र होता है उसमें टोटल टाइम कितना लगता है, 0.8 सेकेंड, और जिसमें सिस्टोल काल कम है, पिचक जल्दी जाता है 1 सेकेंड पहले, लेकिन खुलने में समय ज्यादा लगता है। तो आप देखेंगे ये हो गया आपका हृदय चक्र। समझ पाए बातों को, तो हृदय चक्र पर अगर प्रश्न आए तो बता पाओगे आप। अगली बात, अगला आंकड़ा, ये आंकड़े बहुत जबरदस्त आंकड़े हैं, कई बुकों से हम लोग इनको लेकर पढ़ रहे हैं। अब अगली जो बात है हमारी, वो क्या पूछेगा, अगला जो आंकड़ा पूछेगा हमसे वो ये पूछेगा, जैसे आप जानते हैं कि कई लोगों को जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक की कई टाइप होते हैं। एक सामान्य हार्ट अटैक जब हम पढ़ते हैं कि जब हमारे हृदय में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है जब फैट की मात्रा, जब हमारी रक्त नलिकाओं में ब्लड बहता है और ब्लड जब जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ब्लड का थक्का जमाता है, और जब ये ब्लड किसी नलिका में जम जाएगा तो हार्ट तक प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचता, और नहीं पहुंचता तो क्या होगा, हमारा हार्ट फेल हो जाता, हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं। अब हार्ट अटैक में आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ तो हार्ट अटैक की संभावना, कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य हुआ तो कोई समस्या नहीं है। तो प्रश्न आता है कितना होता है सामान्य, कितना लेवल होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का। तो आप देखिए, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हम कहेंगे 50 से 100 mg मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल। 50 से 100 मिलीग्राम अगर बॉडी में, देखो कोलेस्ट्रॉल हर एक व्यक्ति के ब्लड में होता है,
यानी जब हम ऑयली भोजन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, लेकिन जब ये सामान्य रहे तब तक तो ठीक है, इससे ज्यादा लेवल हुआ तो समस्या पैदा करता है। तो आप देखिए एक सामान्य व्यक्ति के ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, 50 से 100 mg, इससे ज्यादा हुआ तो कष्ट होता है। तो एक आंकड़ा ये आप याद कीजिए। अगला प्रश्न आता है कि हमारे हृदय से कितने प्रतिशत रक्त किडनी तक पहुंचता है, वृक्क तक पहुंचता है। अब आप कहोगे हृदय से किडनी तक ब्लड क्यों जाएगा, तो देखा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दो तरीके से हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है। पहला शुद्धिकरण होता है गैसीय शुद्धिकरण, जो कौन करते हैं, फेफड़े करते हैं, और दूसरा शुद्धिकरण होता है कणिका शुद्धिकरण, उसमें से कण जो भी शुद्धियां आती है उनको छानकर डायलिसिस कौन करता है, किडनी। तो हमारे हृदय से ब्लड किडनी तक जाता है, तो कितने परसेंट ब्लड किडनी तक पहुंचता है, तो आप सीधा सामान्य आंकड़ा टिक लगाओगे, लगभग 24%। हमारे हृदय से लगभग 24% ब्लड कहां पहुंचता है, किडनी के पास पहुंचता है। किसके लिए, कणिका शुद्धिकरण के लिए। तो ये आंकड़ा सीधा याद करें। तो समझ पाए होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपने समझे, और आपको जिन्हें भी क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस समय, मेरी इन वीडियो को देखते हैं, तो अधिक से अधिक प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुंच पाऊं। अब आगे बढ़ते हैं। धड़कन के नियम में ये आंकड़े क्लियर हुए। अब एक चीज और पूछता है, वो देखिए सर्कुलेटरी टाइम पीरियड, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आज हमें समाप्त करना है। आज तीसरा लेक्चर है हमारा इसमें। अब हृदय की धड़कन के नियम में आपसे ये पूछा जाता है कि देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे हृदय की धड़कन की शुरुआत सामान्य होती है, स्वतः होती है। तो स्वतः धड़कन शुरू होती है, यानी कोई अंग उसकी शुरुआत नहीं करता। लेकिन हमारे हृदय की जो धड़कन होती है उसको 3 फैक्टर कंट्रोल करते हैं। पहला जो फैक्टर होता है जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, 3 फैक्टर आपको याद करना है। तो पहला जो फैक्टर है जो हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है वो होता है मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन से हमारे हृदय की धड़कन कम ज्यादा होती है, शुरू नहीं करता है ये धड़कन को। मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि हृदय की धड़कन की शुरुआत तो ऐसे से होती है, लेकिन जब हमारा हृदय धड़कने लगता है तो उसको कंट्रोल अवश्य करता है ब्रेन। तो ब्रेन के द्वारा हृदय की धड़कन को कंट्रोल किया जाता है, यानी वो कम या ज्यादा करता है। क्लियर हुई बात। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो हैं वो भी आप देखेंगे क्या करते हैं, हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करते हैं, यानी कम और ज्यादा कर सकते हैं। और तीसरा पर जो फैक्टर है वो है CO2 का लेवल। हमारी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम या ज्यादा होती है तो उससे भी हमारे हृदय की धड़कन क्या होती है, कंट्रोल होती। अब देखिए, प्रश्न पूछा जाए कि ये बताओ हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताइए, तो हम कहेंगे वो 3 कारक हैं जिनके कारण हमारे हृदय की धड़कन कंट्रोल होती। पहला कारक समझिए, ब्रेन वाला भाग अलग से पढ़ाऊंगा। पूछा जाएगा कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, कम या ज्यादा करता है, तो हम कहेंगे ब्रेन में एक भाग होता है, पढ़ेंगे आगे पूरा डिटेल में, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये जो ब्रेन का भाग होता है, इस ब्रेन के भाग से आप देखेंगे कभी कभी हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और कभी कभी हमारे हृदय की धड़कन को ये क्या करता है, कम भी कर देता है। इसलिए एक फैक्टर आपको याद करना है कि मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा भाग है जो हमारे हृदय की धड़कन को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। तो एक कारक समझ पाए। दूसरा कारक समझिए, हार्मोन्स। ये भी भाग हमें खूब डिटेल में पढ़ना है, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे हम, एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे।
इसमें मैं आपको बताऊंगा 2 हार्मोन्स हैं जिनके निकलने से हमारा हृदय की धड़कन कभी कभी बढ़ जाएगी और कभी कभी कम हो जाएगी। वो हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण हमारे हृदय की धड़कन कम हो जाती है और कभी कभी बढ़ जाती है। और दूसरा है हमारा एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन हार्मोन, ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं। इन दोनों हार्मोन्स के कारण देखेंगे आप हमारे हृदय की धड़कन बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। आप कहोगे ये हार्मोन कहां से निकलता है, तो गले में हम पढ़ाऊंगा मैं आपको कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। और हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे ये हार्मोन निकलता है। तो जब हम वहां पढ़ेंगे तब आपको मैं वहां पढ़ाऊंगा कि जब थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा, जब उसकी मात्रा अत्यधिक होगी तो धड़कन बढ़ेगी, मात्रा अल्प होगी तो हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही आप पढ़ेंगे हमारी किडनी के पास एक ग्लैंड, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं, एड्रेनल ग्रंथि। और एड्रेनल ग्रंथि जो है वो हमारी किडनी के पास पाई जाती है। और एड्रेनल ग्रंथि से जिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसे हम एड्रेनालिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जब ज्यादा निकलेगा तो धड़कन बढ़ेगी, कम निकलेगा तो क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन पर धड़कन बढ़ेगी और हाइपो सिक्रेशन पर आप देखेंगे क्या होगा, धड़कन कम होगी। तो आप देख सकते हैं ये आएगा, आगे जब आएगा तो खूब डिटेल में हम पढ़ेंगे। इन 2 हार्मोन्स के कारण भी क्या होता है, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तीसरा फैक्टर पढ़िए, वो है CO2 सर। अगर आप लोग के बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है तो CO2 के लेवल बढ़ने से भी आपके हृदय की धड़कन क्या होगी, प्रभावित होती है। जैसे कई लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऐसी कोल्ड ड्रिंक जिसमें आप देखते हैं झाग आता है, कोको कोला, पेप्सी जो आप पीते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स में, उन पेय पदार्थों में आप देखते हैं CO2 होती है। और CO2 होती है, जब कई व्यक्ति CO2 या कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन करते हैं तो उनकी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाता है। और CO2 का लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होता है, इससे धड़कन हृदय की कभी कभी बढ़ जाती है और कम हो जाती है। तो कैसे बढ़ती है, तो आप देखना, जब CO2 की मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाए, CO2 का लेवल ज्यादा हो जाए, आपने अधिक से अधिक कोल्ड ड्रिंक पी या अन्य समस्याओं से CO2 का लेवल बढ़ जाए, तो आप देखेंगे हमारे बॉडी की एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। क्योंकि CO2 क्या करती है, हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ाती है। और CO2 से जब एसिडिटी बढ़ती है तो हमारे हृदय की धड़कन क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ना यानी हमारा हृदय जब सामान्य परिस्थिति में जैसे धड़क रहा है उससे ज्यादा उसकी धड़कन हो जाएगी। तो CO2 का जब लेवल बढ़ता है तो अम्लता बढ़ती है, और अम्लता बढ़ती है तो आप जानते हैं क्या होगा, धड़कन भी बढ़ेगी। क्लियर हुई बात। लेकिन अगर CO2 का लेवल सामान्य आंकड़े से क्या हो जाए, कम हो जाए, सामान्य जो मात्रा है उससे कम हो जाए, तो हमारे हृदय की अम्लता क्या होती है, हमारे शरीर की अम्लता क्या होती है, कम होती है। और शरीर की अम्लता कम होने से हृदय की धड़कन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे 3 फैक्टर है हमारी बॉडी में, वो तीनों फैक्टर हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल कर रहे हैं। पहला है CO2 अगर बढ़ रहा है तो CO2 के बढ़ने से धड़कन बढ़ती है, CO2 का लेवल कम होता है तो धड़कन क्या होती है, कम होती है। तो 3 फैक्टर, धड़कन के नियम के आंकड़े और धड़कन के नियम को कंट्रोल करने वाले तीनों फैक्टर क्लियर हुए कि नहीं हुए, जिनसे हमारे हृदय की धड़कन क्या होगी, नियंत्रित होगी। ठीक है। अब आखिरी बात करते हैं, इसमें डिसीज नहीं लेंगे हम, अभी बीमारियां नहीं लेंगे हृदय वाली, क्योंकि बीमारी वाला पोर्शन में अलग से 2-3 दिन की क्लास रहती है, पूरी डिटेल में हम वहां बीमारियां पढ़ते हैं, चाहे वो हृदय से संबंधित हो या अन्य अंगों से संबंधित हो। तो यहाँ एक बात और रह गई है, उस पर चर्चा करते हैं। वो क्या है, वो है हमारा सर ब्लड प्रेशर, BP। देखिए एक BP पर भी प्रश्न आता है और बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूं मैं कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते हैं। ऐसे ना पढ़ें सर, आप डिटेल में पढ़ें, रेगुलर उसको पढ़ें बीच बीच में, क्योंकि ये जरूर है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने में व्यवधान ज्यादा है और आप लोग, कई लोग क्लास भी देखते चलते हैं, साथ ही साथ में व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेज भी धनाधन चल रहे हैं, तो वो अलग कार्यक्रम, उसको रोक दिया करो 1 घंटे के लिए। आप क्लास कॉन्सेंट्रेट होकर देखो, ऐसा समझो कि सामने हम क्लास में ही बैठे हैं,
अपना पेन पेंसिल तैयार रखो, लिखते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, पढ़ते चलो। ऐसा नहीं कि थोड़ी वीडियो देख ली फिर हटाकर फिर मैसेज चालू कर दिए और कुछ देख लिया फिर आ गए उसी क्लास में, तो ऐसे ही पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और ये समय पूरी दुनिया के लिए कठिन समय माना जा रहा है। इस समय हर एक व्यक्ति के व्यापार नष्ट हो गए और स्टूडेंट की शिक्षा नष्ट हो गई, स्टूडेंट शिक्षित पढ़ नहीं पा रहे। तो इस परिस्थिति में असामान्य परिस्थिति है, खराब परिस्थिति है, लेकिन इसका भी हम सदुपयोग करें, इस समय को भी खराब ना करें। क्योंकि आप जानते हैं जो लोग एमपी से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले और उपचुनाव में जो भी पार्टी जीतेगी उसी की सरकार बनेगी। तो ये समझो ये उपचुनाव नहीं है, ये पूरा मध्यावधि चुनाव है और इस चुनाव में सरकार पूरी ताकत लगाएगी जीतने के लिए। तो अगर बीजेपी जीतती है, अगर इन सीटों को 24 सीटों को, तो बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की अगर सीटें ज्यादा आती तो कांग्रेस की, यानी ये मुख्य चुनाव हो गया है। और आप सब जानते हैं, हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो क्या होता है, आम जनता के लिए क्या होता है, घोषणाएं और उसके लिए अच्छे अच्छे लुभावनी बातें निकलती हैं। और हम लोगों के लिए क्या है लुभावनी चीज, वो है वैकेंसी। इसलिए आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि चुनाव से पहले युवाओं को, मध्य प्रदेश के 65% से अधिक युवा हैं और उन युवाओं का वोट अपनी साइड लेने के लिए सरकार बहुत जल्दी बहुत सारी वैकेंसी डिक्लेयर करने वाली है। और आप देखेंगे उपचुनाव से पहले बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने होंगी, आपको समय नहीं मिलेगा। आप कोरोना के चक्कर में सोचेंगे कि हमारी तो छुट्टी चल रही है, घर में है, कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। आप ये समझिए कि कोरोना काल में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये काल हटेगा और जैसे ही वैकेंसी प्रक्रिया चालू होगी, भर्ती प्रक्रिया चालू हुई, तो आपको वो कष्ट का समय होगा, समय नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय का भी सदुपयोग करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे से पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। तो देखिए आखिरी चीज परिसंचरण तंत्र में वो क्या होता है, आपका रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, बीपी हमारा। अब रक्तदाब के ऊपर भी 4-5 बातें आती, समझ लो ध्यान से। रक्तदाब क्या होता है, तो पहला प्रश्न आता है कि इसको किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर। सीधा प्रश्न आएगा कि ब्लड प्रेशर को हम किस यंत्र से मापते हैं, तो टिक लगाना है स्फिग्मो मैनोमीटर, यानी स्फिग्मो मैनोमीटर के माध्यम से हमारा बीपी मापा जाता है। इस यंत्र में आप जानते हैं क्या भरा होता है, इस यंत्र में पारा भरा होता है, जिसे हम Hg से डिनोट करते हैं। तो इस यंत्र में पारा भरा होता है और स्फिग्मो मैनोमीटर के माध्यम से हम बीपी को मापते हैं। सबसे पहले बीपी किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया था, तो 1733 में एस हेल्स नामक व्यक्ति ने, एस हेल्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले घोड़े का बीपी लिया था 1733 में, बहुत पुराने समय में। तो सबसे पहले बीपी ब्लड प्रेशर लेने की जो बात कही गई है वो 1733 में एस हेल्स नामक व्यक्ति ने घोड़े का लिया था। और किस यंत्र से लेते हैं हम, स्फिग्मो मैनोमीटर। अब मैं कई लोगों से पूछता हूं कि ये बताओ सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो कई लोग कहते हैं 120 से 180, 80 से 120। तो ऐसा मत कहें आप सब जानते हैं कि जो बीपी होता है हमारा वो 120 से 80, 80 से 120 नहीं होता, ये दोनों वैल्यू अपने आप में अलग होती हैं। तो ये सुधार करें अपने आप में कि जब कोई बीपी सामान्य पूछे तो क्या होता है। देखिए हमारा जो बीपी होता है वो 2 कंडीशन में आता है। जब हमारा हृदय पिच का होता है, समझिए, जब हमारा हृदय पिच का होता है यानी जब वो सिस्टोल होता है, तो सिस्टोल समय में आप देखेंगे हमारे हृदय का बीपी होता है लगभग 120 mmHg। जब हृदय हमारा पिच का होगा तो कितना बीपी होता है, 120 मिलीमीटर। और Hg किसके लिए प्रयोग होता है, Hg प्रयोग होता है पारे के लिए, कि पारे के सापेक्ष हमने ये बीपी निकाला है। और जब हमारा हृदय खुलता है, डायस्टोल होता है, डायस्टोल जब होता है तब हमारा बीपी होता है लगभग 80 mmHg। क्योंकि जब डायस्टोल होगा, खुलेगा, तो ब्लड पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और ब्लड पर प्रेशर कम होगा तो आप कितना होगा, 80 mmHg।
यानी ऐसा नहीं है कि 120 से 80 दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। डायस्टोल कंडीशन में अलग है, सिस्टोल कंडीशन में बीपी हमारा अलग है। जब भी बीपी हम मापते हैं या डॉक्टर जब हमारा बीपी लेते हैं तो उस समय आप देखेंगे दोनों कंडीशन का बीपी वो हमें बताते हैं। सामान्य व्यक्ति का इतना होना चाहिए, सिस्टोल और डायस्टोल। अब एक चीज और है, आप देखोगे कि सिस्टोल डायस्टोल से ये अंतर क्यों आया, 120-80 अंतर क्यों आया। तो देखिए यहाँ एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं जो हमने अर्थपूर्ण वर्ग की बात की थी कि 5 से 6 मिनट क्यों लगा। देखो, परिसंचरण जो तंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो तंत्र होता है बंद परिसंचरण तंत्र, समझना, यही 1 मिनट की बात है। और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। दो प्रकार के तंत्र होते हैं जो हम सर्कुलेटरी टाइम पीरियड, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य हो या दुनिया भर के जितने भी प्राणी हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम दो ही प्रकार के पाए जाते, एक तो बंद और एक होता है खुला। अब आप कहोगे बंद खुला क्या है, जैसे मनुष्य की बॉडी में कौन सा है, तो हमारे शरीर में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो है बंद। बंद क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी बॉडी में क्या होता है, हृदय से ब्लड निकलता है और नलिकाओं से होते हुए, विभिन्न नलिकाओं से होते हुए द्वारा हृदय पर आ जाता है। हमारी बॉडी में ऐसा कोई और अंग है जिसमें रक्त फैलता हो किसी अंग में? आप कहोगे पाचन तंत्र में, भैया नहीं है। अगर पाचन तंत्र में हृदय ब्लड फैलता होता तो वो क्या होता, मल के माध्यम से निकलता। कोई भी ऐसा अंग नहीं है हमारे हृदय में, बॉडी में, जिसमें ब्लड फैलता हो। हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नलिकाओं के माध्यम से होता है, बिल्कुल पैक, बाहर नहीं जाता ब्लड। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद। और खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कीड़े मकोड़ों का वर्ग है, अर्थपूर्ण वर्ग, उनमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। उनमें क्या होता है, उनके हृदय से ब्लड निकलता है लेकिन किसी अंग में जाकर फैल जाता है, फिर उससे इकट्ठा होता है, तब हृदय पर जाता है। यानी आप देखोगे जब किसी अंग में रक्त फैलेगा, तो अंग में जब रक्त फैलेगा तो उससे क्या होगा, उसका प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। जैसे गांव में या शहरों में आप देखते हो, हम जैसे ट्यूबवेल से पानी को हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, अगर हम बंद पाइप में पहुंचाते हैं, गांव में देखा होगा आप लोगों ने, तो बंद पाइप से जब पानी को हम पहुंचाते हैं तो आप देखोगे उसमें प्रेशर हाई होता है, बहुत दूरी तक हम उसको पहुंचा सकते। जब खुली नालियों में हम ब्लड को पहुंचाएंगे या उसको पानी को पहुंचाएंगे, गांव में देखा होगा ट्यूबवेल से खुली नालियों के माध्यम से पानी को पहुंचाया, तो वहां प्रेशर क्या होता है, अपने आप कम होता है। तो नलिकाओं में ब्लड बहेगा तो सीधी बात है तेज बहेगा, और इसमें जब ब्लड बहेगा खुले में किसी अंग में फैलेगा, फिर वहां से धीरे से इकट्ठा होगा, तो यहाँ क्या होगा, ब्लड का प्रेशर कम होगा, स्पीड कम होगी। इसलिए तो हम कहते हैं मनुष्य में कितना टाइम लगता है, 23 सेकंड मात्र। जबकि कीड़े मकोड़े भले ही छोटे हैं, उनमें खुला परिसंचरण तंत्र है और उनमें कितना समय लगता है, 5 से 6 मिनट लगता है। अब आप कहोगे ये बात मैंने क्यों की, यहाँ ये बात इसलिए की कि हम लोग बात कर रहे हैं मनुष्य की, और मनुष्य में आप देखो बंद परिसंचरण तंत्र है। अब पूरे में ब्लड भरा हुआ है, जब हमारे ब्लड भरा हुआ है तो ब्लड में कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, उसके वजन का, किसी न किसी चीज का। जब हमारा हृदय पिचकेगा तो पिचकने पे बताओ पूरे उस तंत्र में प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा। हम एक कोई भी ट्यूब ले लें, उसमें पानी भर लें, ट्यूब को ऐसे कनेक्ट कर लें, और जब हम ट्यूब को ऐसे पिचकाएंगे तो बताओ पानी पे प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, सीधी सी बात। तो जब हमारा हृदय पिचकता है तो देखो प्रेशर कितना हो जाता है, 120। और जब हमारा हृदय खुलता है तो बताओ ब्लड पे प्रेशर अपने आप कम होगा तो कितना रह जाता है, 80। ये है कारण, जब हमारा हृदय पिचकेगा तो पूरे पर प्रेशर बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, और जब हृदय खुलेगा तो प्रेशर क्या होगा, ब्लड पे कम होगा, 80 हो जाएगा। तो ये है कारण, समझ पाए। अब एक बात और समझिए इसमें, जैसे अभी आप लोग अपना बीपी करवाएं तो शायद किसी का 120-80 आए, किसी का 125 आ सकता है, डायस्टोल वाला 75 आ सकता है, 85 आ सकता है। तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो डॉक्टर कहता है नहीं ये सामान्य परिस्थिति है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये समस्या कब पैदा करता है, तो बीपी हाई कंडीशन में समस्या कब पैदा करता है और कब ये बीमारी का रूप ले लेता है, तो उस पर दो प्रश्न आपसे पूछता है। एक तो पूछता है वो हाइपोटेंशन क्या होता है,
हाइपर पढ़ लेते हैं पहले। हाइपर टेंशन क्या होता है समझ लो सर, 1 मिनट की बात और है। और एक पूछता है वो हाइपोटेंशन क्या होता है। अब देखिए, जब आपका बीपी हाई हो जाए, उच्च दाब हो जाए आपका, जब आपका बीपी उच्च हो जाता है, जब डॉक्टर कहता है कि हाँ अब सीरियस कंडीशन है, बीपी की समस्या आ गई है, तो उसको कहा जाता है हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं उसको हम? हाइपर टेंशन। जब हमारा बीपी उच्च हो जाता है तो उसको हाइपर टेंशन कहते हैं। और ये उच्च कब माना जाएगा? जब हमारा लगभग 150-90 के करीब हो जाए बीपी। यानी सिस्टोल वैल्यू कितनी हो जाए? 120 से बढ़कर 150 और डायस्टोल 80 से बढ़कर कितनी हो जाए? 90। तब डॉक्टर कहेगा कि हाँ समस्या है, आपको उच्च बीपी की समस्या है, उच्च बीपी आपकी ये बीमारी हाइपरटेंशन बीमारी। और हाइपोटेंशन बीमारी में क्या होता है? इसमें बीपी लो हो जाता है। लो कब माना जाएगा? जब लगभग वैल्यू कितनी हो? 100 और 50 mmHg। तो 100 और 50 mm यानी 120 से घटकर कितना रह गया? 100 और 80 से घटकर कितना रह गया? 50। तो तब वो कहेगा कि यहाँ लो बीपी की समस्या है। और लो बीपी की समस्या को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। तो बताओ, क्लियर समझ में आया? आपसे बीपी में 4-5 ये प्रश्न पूछेगा। सबसे पहले बीपी कब मापा गया? किस यंत्र से मापते हैं? सामान्य व्यक्ति का बीपी कितना होता है? जब बीपी उच्च होता है तो हाइपरटेंशन की वैल्यू पूछेगा तो इतनी बताना, और हाइपोटेंशन की वैल्यू इतनी बताना। समझ पाए बातों को? तो आप देखिए, इस परिसंचरण तंत्र में जितने प्रश्न आपसे विभिन्न एग्जाम यूपीएससी से लेकर व्यापम तक जो पूछा जा सकता है, हमने हर एक पर बात की। इससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो बीमारी वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो बताओ, क्लियर हुई बात के नहीं हुई? हमने हृदय के बारे में, रक्त नलिकाएं, परिसंचरण तंत्र के टाइप, धड़कन के नियम, ईसीजी, साउंड, हर एक बात पर चर्चा कर ली। बस आपका इतना सा ही टास्क है, जो पढ़ाया गया उसको ध्यान से पढ़ लें, उसके ऑब्जेक्टिव लगा लें, कोई समस्या आपको किसी एग्जाम में नहीं आएगी। अब कल की जो क्लास होगी उसमें हम कल नया तंत्र शुरू करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट है कल जुड़ जाएंगे और नए तंत्र में शुरू से जुड़े। 3-4 दिन चलता है तो बिल्कुल शुरू से जुड़ेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। तो कल हम किसी भी नए तंत्र की शुरुआत करेंगे। 8 तंत्र हमें पढ़ना है, तो कल हम नई तंत्र की शुरुआत करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर पाऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को।